अमेरिका के वॉशिंगटन में गजब की सर्दी पड़ रही थी और पूरा शहर बर्फ में ढका हुआ था, लेकिन इतनी बर्फबारी होने के बाद भी वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट चालू था और वहां से एक के बाद एक फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी। ऐसे ही एक लोकल फ्लाइट 74 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर के साथ टेक ऑफ करने के लिए तैयार थी। दरअसल इस फ्लाइट को वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट से टेम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुकते हुए फ्लोरिडा के हॉलीवुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था। अब तक ये प्लेन 27,000 घंटे फ्लाई कर चुका था और अभी तक प्लेन के अंदर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नोटिस नहीं की गई थी। इस फ्लाइट की कमान 34 साल के लेरी एम वीटल के हाथों में थी, जिन्हें 8300 घंटे का फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी 31 साल के रोजर ए पेटिट के कंधों पर थी, जिनके पास 3300 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वॉशिंगटन में उस दिन सुबह से ही भारी बर्फबारी हो रही थी, जिसके चलते दोनों पायलट 1:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस समय वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर एक ही रनवे हुआ करता था, जिस वजह से एयरपोर्ट स्टाफ को हर आधे घंटे के बाद बर्फ साफ करने के लिए पूरा एयरपोर्ट बंद करना पड़ता था। यानी कि फ्लाइट ऑलरेडी 35 मिनट लेट हो चुकी थी। पायलट को इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि ये फ्लाइट बर्फ की वजह से डिले होगी, लेकिन कितने मिनट या कितने घंटे के लिए डिले होगी इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए कैप्टन अपने अनुमान से ये 2:20 पर डीआइसिंग प्रोसेस शुरू करवा देते हैं। और 1982 के दौर में डीआइसिंग प्रोसेस को लेकर बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज किसी के पास नहीं था। उस समय डीआइसिंग का मतलब बस प्लेन से बर्फ को हटाना होता था और प्लेन के लेफ्ट विंग से बर्फ हटाने का काम शुरू हो जाता है। मगर इतने में ही उन्हें एटीसी से खबर मिलती है कि रनवे को क्लियर होने में अभी 20 मिनट और लगेंगे, और उसमें भी आपका प्लेन टेक ऑफ करने के लिए 12वें नंबर पर है। और इतना सुनकर कैप्टन डीआइसिंग की प्रोसेस रुकवा देते हैं। फिर 20 से 25 मिनट बाद जब उन्हें रनवे क्लियर होने की खबर मिलती है, तब 2:55 पर वो फिर से अपने प्लेन की डीआइसिंग शुरू करवाते हैं। और यहीं पर एक बड़ी गड़बड़ होती है। असल में इस बार डीआइसिंग करने के लिए एक अलग टीम आती है और न जाने कैसे ये टेम्परेचर को गलत माप लेते हैं और राइट साइड वाले विंग को गर्म पानी में 20 से 30% ग्लाइसोल मिक्स करके उसकी डीआइसिंग कर देते हैं, जबकि पहले वाली टीम ने लेफ्ट विंग को साफ करने के लिए 30 से 40% ग्लाइसोल इस्तेमाल किया था। यानी दोनों विंग की डीआइसिंग अलग अलग तरह के फ्लूइड से की गई थी, जो काफी खतरनाक माना जाता है। दरअसल आज के टाइम में हर एयरलाइन को पता है कि एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए प्लेन की डीआइसिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मगर 1982 के उसे दौर में ये जानकारी किसी को नहीं थी। अब एक तो फ्लाइट पहले ही काफी लेट हो चुकी होती है और ऊपर से पीछे कई सारी दूसरी फ्लाइट होने की वजह से कॉकपिट में थोड़ी हड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। ऐसी हड़बड़ाहट में कैप्टन इस फ्लाइट की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। असल में आफ्टर स्टार्ट चेकलिस्ट पढ़ने के दौरान फर्स्ट ऑफिसर जब एंटी आइस बोलते हैं तो इस पर कैप्टन जवाब देते हैं ऑफ, यानी टेक ऑफ के दौरान इंजन का एनटीआई सिस्टम जो ऑन होना चाहिए था वो ऑफ ही रह गया था। और चेकलिस्ट ट्रेडिंग में ऑफ बोलने के बावजूद दोनों में से किसी पायलट का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। और इसी दौरान कैप्टन एक और बेवकूफ़ी भरा काम ये करते हैं कि वो अपने प्लेन को रनवे पर उनसे आगे खड़े हुए DC-9 प्लेन के काफ़ी करीब ले जाते हैं, ताकि उस प्लेन के इंजन से निकली गर्म हवा से उनके प्लेन की बर्फ साफ हो जाए। लेकिन DC-9 के इंजन से निकली गर्म हवा सिर्फ उनके प्लेन की बर्फ को ही साफ नहीं करती, बल्कि उसे फ्लूइड को भी उड़ा देती है जो डीआइसिंग के लिए प्लेन पर लगाया गया था। और डीआइसिंग किए हुए करीब 1 घंटा भी चुका होता है, तो ऐसे में वो फ्लूइड इतना इफेक्टिव भी नहीं रहता। खैर, इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए कैप्टन प्लेन टेक ऑफ की तैयारी करते हैं। इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर को पहली बार ये लगता है कि शायद इंजन के अंदर बर्फ जमना शुरू हो गई है, क्योंकि प्लेन का एपीआर इंडिकेटर नॉर्मल से काफी ज्यादा हाई रीडिंग शो करता है। साथ ही दूसरे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग भी तेजी से फ्लक्चुएट करने लगती है, जो इस बात का साफ इंडिकेशन था कि इंजन के लिफ्ट और स्पिनर में बर्फ जम गई है। मगर कैप्टन को बर्फबारी में प्लेन उड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वह इंडिकेशंस को ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि ये रीडिंग शायद उनके आगे खड़े DC-9 विमान के इंजन से निकली गर्म हवा की वजह से फ्लक्चुएट कर रही होगी। और फिर 3:57 पर चेकलिस्ट पूरी हो जाती है और इसके ठीक 2 मिनट के बाद प्लेन को रनवे पर दौड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही सेकंड में प्लेन की स्पीड 80 नोट्स को क्रॉस कर जाती है। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर बार बार ये कहते रहते हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन कप्तान उनकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देते और प्लेन की रफ्तार बढ़ती जाती है।
और टेक ऑफ शुरू करने के ठीक 45 सेकंड बाद ये प्लेन टेक ऑफ कर लेता है। लेकिन टेक ऑफ होते ही इस प्लेन की नोज एकदम ऊपर हो जाती है और ऐसा होते ही दोनों पायलट घबरा जाते हैं और तुरंत इसके नोज को नीचे करने का प्रयास करने लगते हैं। और इससे पहले कि ये कुछ सोच बातें, प्लेन का स्टिक शेकर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से कंट्रोल योग पूरी तरह वाइब्रेट करने लगती है। स्टिक शेकर का एक्टिवेट होना इस बात का इंडिकेशन था कि प्लेन स्टॉल कर रहा था, लेकिन पायलट जब देखते हैं तो उन्हें प्लेन की स्पीड एकदम ठीक नजर आती है। ऐसे में प्लेन का स्टॉल करने का कोई रीजन उन्हें समझ नहीं आता। सही मायनों में इस समय प्लेन के विंग में बर्फ जमने की वजह से इसका एरोडायनेमिक्स काम नहीं कर रहा था और इंजन में बर्फ जमने से इसको रिक्वायर्ड थ्रस्ट भी नहीं मिल पा रहा था। ये बहुत ही खराब सिचुएशन थी जिससे निकलने का कैप्टन या को पायलट दोनों में से किसी को कोई अंदाजा नहीं था और हड़बड़ाहट में उन्हें प्लेन काबू करने के लिए जो भी समझ आता है वो सब कुछ करते हैं, मगर उनकी सारी कोशिश बेकार होती जाती है क्योंकि सही मायने में अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और टेक ऑफ करने के मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ये प्लेन स्ट्रीट ब्रिज को हिट करते हुए पोटोमैक नदी में समा जाता है। नदी में बर्फ जमी होने के कारण ये उससे टकराकर 3 टुकड़ों में बट जाता है। हालांकि रेस्क्यू टीम मदद करने के लिए तुरंत ही पहुंच जाती है, मगर इस क्रश में सिर्फ 5 पैसेंजर्स की जान ही बच पाती है और प्लेन में मौजूद दोनों पायलट और 3 क्रू मेंबर समेत बाकी के सभी 74 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इतना ही नहीं, इस प्लान के ब्रिज से टकराने की वजह से वहां भी 4 लोगों की मौत हो जाती है। खैर, बाद में इस हादसे की जांच होती है और पता चलता है कि इस घटना के होने के पीछे कोई एक नहीं बल्कि अलग अलग कारण और कैप्टन के द्वारा की गई कई गलतियां थीं।